गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका एफजे क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं सूरज। जैसा कि हम सबको पता है, हम इस प्लेटफॉर्म पर फिजिक्स पढ़ाते हैं आपको। तो हमने फिजिक्स चैप्टर 1 से शुरू किया था, प्रकाश का परावर्तन से। तो हमने प्रकाश के परावर्तन से पढ़ने से पहले हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा था। प्रकाश होता क्या है, प्रकाश के स्रोत कौन कौन से होते हैं। प्रकाश के हमने 2 स्रोत पढ़े थे, दीप्त और अदीप्त। प्रकाश के गुण पढ़े थे, ठीक है ना। तो इतना हमने कवर कर लिया था। आज हम जो टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम के बाद पढ़ेंगे प्रकाश किरण क्या होता है, प्रकाश पुंज क्या होता है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश पुंज के प्रकार। इसके बाद परावर्तन, परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इसके बाद हम परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के नियम, सारा कुछ क्रम से पढ़ेंगे जिससे आपको कोई समस्या ना हो। तो अगर आप सबको पहला वाला वीडियो समझ में आया हो, उसमें हमने बताया था प्रकाश कहते किसे हैं, प्रकाश के स्रोत कौन कौन से होते हैं, प्रकाश के गुण। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्रकाशिक माध्यम, ठीक है ना। तो आप सबका पुनः एक बार स्वागत मैं करता हूं अपने क्लास में। आप सब बने रहें और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है, और जो भी कमेंट होंगे ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी बात को। प्रकाशिक माध्यम, कौन सा माध्यम, प्रकाशिक माध्यम। इसे कहते हैं ऑप्टिकल मीडियम, ठीक है ना। देखते हम लोग, तो प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें कौन सा माध्यम कहते हैं हम, प्रकाशिक माध्यम, जिसे ऑप्टिकल मीडियम भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब यहां हम जो पढ़ेंगे पारदर्शक, पारभाषक, अपारदर्शक, ठीक है ना। तो हम आगे पढ़ रहे हैं प्रकाशिक माध्यमों को निम्नलिखित तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कितने वर्गों में, 3 वर्गों में। तो प्रकाशिक माध्यमों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, 3 वर्गों। तो समझा ही नहीं, प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं, जिन माध्यम, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला हम जो पढ़ने जाएंगे, पहला हम पढ़ेंगे पारदर्शक माध्यम। इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो हम लोग देखते हैं जरा इसे कैसे कहेंगे। तो जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे हम बात करेंगे वायु, कांच आदि, ठीक है ना।
और भी जो वाइट वाला पॉलिथीन आता है उसको भी हम प्रकाशिक माध्यम, उसको भी पारदर्शक कह सकते हैं, क्योंकि उससे आर पार की चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तो ठीक है ना, आपको पता रहे, हमने बताया प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। प्रकाश इन माध्यमों से होकर गुजरता है, उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यमों को निम्नलिखित कितने वर्गों में, 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पारदर्शक माध्यम, जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं, जैसे वायु और कांच आदि। अब अगले माध्यम की हम बात करेंगे, पारभासक, ट्रांसलूसेंट मीडियम। ठीक है ना, आगे अगला हम दूसरा देखते हैं, इसके बाद तीसरा देखेंगे, पारभासक माध्यम। ठीक है, इसे कहते हैं अंग्रेजी में ट्रांसलूसेंट मीडियम। ठीक है, ट्रांसलूसेंट मीडियम। तो जिन माध्यमों से प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है उन्हें पारभासक माध्यम कहते हैं। जैसे में जैसे हम देखते हैं हम लोग दूषित जल, घिसा कांच, तेलीय कागज आदि। ठीक है ना, ये समझना है हमें। अब देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। तो पारभासक माध्यम क्या होता है, जिन माध्यमों से प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है उन्हें पारभासक माध्यम कहते हैं, जैसे दूषित जल, घिसा हुआ कांच, तेली कागज आदि। ये सब कौन से माध्यम में आते हैं, पारभासक, क्योंकि इनसे प्रकाश का पूरा भाग नहीं गुजर पाता, आंशिक भाग ही गुजर पाता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाएगा, पारभासक। तो हमने पढ़ा प्रकाशिक माध्यमों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया, पारदर्शक, पारभासक और अपारदर्शक। हमने प्रकाशिक माध्यम पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, अब तीसरा प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, अपारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ने जा रहे हैं अपारदर्शक। अपारदर्शक माध्यम। ठीक है, इसे ओपेक मीडियम कहते हैं। देखते हैं इसे क्या तो जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। अपारदर्शक माध्यम कहते हैं, जैसे जैसे लकड़ी,
दीवार, और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए किसी बुक का पहला जो मोटा वाला पेज होता है, जो दफ्ती होता है, उसको भी हम कह सकते हैं वो अपारदर्शक, क्योंकि उससे प्रकाश का कोई विभाग इस पार से उस पार नहीं गुजर पाएगा। ठीक है ना, तो कौन सा माध्यम होगा? अपारदर्शक। तो ये भी पता रहे, जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। तो आज हमने प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, प्रकाशिक किरण क्या होता है, प्रकाशिक माध्यम के प्रकार कितने होते हैं, ये हमने पढ़ा। अब आगे हम जा रहे हैं पढ़ने प्रकाशिक किरण। ठीक है, आगे अगला टॉपिक है प्रकाशिक किरण, हम पढ़ लेते हैं आज। देखते हैं आगे प्रकाश किरण, लाइट रे। ठीक है, क्या होता है? जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में, कौन सी रेखा में? सरल रेखा में गमन करता है तो प्रकाश के पथ को ही प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, देखते हैं प्रकाश किरण क्या होता है। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तो प्रकाश के पथ को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। तथा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। बीम ऑफ लाइट, ठीक है ना, कहते हैं। तो प्रकाश पुंज किसको जाता है? प्रकाश किरणों की समूह को क्या कहा जाता है? प्रकाश पुंज कहते हैं। ये पता रहे आपको, प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रकाश पुंज। ठीक है, आगे हम जैसे ही पढ़ा, हमने प्रकाशिक माध्यम को 3 वर्गों में विभाजित किया, वैसे उसी प्रकार प्रकाश पुंज भी निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं, अभिसारी, अपसारी और समांतर। तो आज हम इन तीनों को पढ़ेंगे। इसके अगले वाले वीडियो में आपको हम शुरू से बताएंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश परावर्तन से संबंधित जो परिभाषाएं होती हैं, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, प्रकाश के परावर्तन के नियम, सारी बातें करेंगे। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो आपको इस अध्याय से छूट जाए, या कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको न समझाया जाए। तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। बस आपको क्या करना है, पूरा वीडियो देखना है शुरू से अंत तक, जिससे आप हर बात को समझ जाएं। ठीक है, आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। अगला है प्रकाश पुंज निम्न लिखित 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। जैसे पहला है अभिसारी प्रकाश पुंज, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट।
ठीक है, इसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अगला होता है अपसारी प्रकाश पुंज। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। आगे अगर तीसरा होता है समांतर प्रकाश पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, ये तीन तरह के प्रकाश पुंज होते हैं, इनको हम बारी बारी पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पहले से पढ़ेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। अगर चलिए ठीक है, हम लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पहले वाले से हम शुरू कर रहे हैं। अभिसारी किसको कहते हैं, अपसारी किसको कहते हैं, और समांतर। पहला हम तो अभिसारी, हमने दोनों नाम बता दें, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो देख लेना है दोनों। प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन्हें अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु ए है, अब प्रकाश की जितनी भी किरणें आ रही हैं ऐसे सब ऐसा लग रहा है इसी बिंदु पर क्या कर रही हैं, मिल रही हैं, तो इसे हम कौन सा प्रकाश पुंज कहेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, अब हम अगला पढ़ते हैं अपसारी। अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, तो जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं तो उन्हें अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं तो उन्हें हम कौन सा कहेंगे, अपसारी। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु ओ है, अब जितनी भी किरणें हैं सब ऐसा लग रहा है एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो इन्हें हम कौन सा कहेंगे, अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है ना, ये दो हमने पढ़ लिया। एक तीसरा भी होता है प्रकाश पुंज, इसको थोड़ा हम ऊपर बनाते हैं जिससे अगला वाला भी यही हो जाए। यहाँ ओ है कोई बिंदु, सारी प्रकाश की किरणें इसी बिंदु से निकलती हुई क्या हो रही हैं, प्रतीत हो रही हैं। ये पहला था, ये दूसरा था, अब हम तीसरा लिख रहे हैं।
समांतर प्रकाश पुंज, ठीक है ना। समांतर प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उन्हें समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें देखना है जितनी भी प्रकाश की किरणें हैं सब एक दूसरे की क्या होती हैं, समांतर। इससे हम कौन सा पुंज कहेंगे, समांतर प्रकाश पुंज। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा है। अगर ये सब टॉपिक्स नहीं पता रहेंगे तो हम आगे की जो टॉपिक्स हैं उनको नहीं समझ पाएंगे। आगे के टॉपिक को समझने के लिए हमें ये सब बातें जानना बहुत ही बेहद ज़रूरी था, इसलिए हमने पढ़ा है। वैसे ये हमारे सिलेबस का हिस्सा भी है ये टॉपिक्स, तो जितने भी टॉपिक्स हम उन सबको पढ़ेंगे। बस थोड़ा वीडियो रेगुलरली नहीं हो पा रहा, लेकिन अब मेरी कोशिश है कि अब रेगुलर होगा और ऐसे ही आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलता रहे, जिससे आपकी तैयारी एकदम ठोस हो, यानी कोई चीज़ छूटे ना और ऐसा कोई टॉपिक ना हो जिससे ऐसा ना लगे कि हमने नहीं पढ़ा या हमने नहीं पढ़ाया गया। तो ऐसा कतई नहीं होगा, आपको सारे टॉपिक्स क्रम से पढ़ाए जाएंगे जिससे आप क्रमवार समझ पाएँ उन्हें बेहद आसानी से और समझा भी पाएँ। इस तरह से आपको पढ़ाया जाता है यहाँ। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही। आगे की टॉपिक में हम जो पढ़ेंगे बता दे रहे हैं, हम पढ़ेंगे आगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। और एक आता है विवर्तन भी पूछा जाता है, तो विवर्तन क्या होता है हम जरा बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। वैसे ये है नहीं हमारे सिलेबस का हिस्सा है, 12th में हम पढ़ेंगे। जब प्रकाश के पंप में कोई अपारदर्शी वस्तु रखी होती है तो प्रकाश की किरणें सरल रेखा में चलने की बजाय किनारों पर मुड़ने की जो प्रवृत्ति दर्शाती हैं, इसी को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। समझ रहे हैं नहीं, जब प्रकाश के पंप में रखी अपारदर्शी वस्तु रखी होती है तो प्रकाश की किरणें सरल रेखा में चलने के बजाय उसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाती हैं, इसी को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। खैर हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, थोड़ा हम बता दिए हैं, आपको पता रहे ये भी, ठीक है ना, कि प्रकाश के विवर्तन में क्या होता है, उसमें जो किरणें होती हैं वो सरल रेखा में चलने की बजाय किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाती है, क्योंकि जो अपारदर्शी वस्तु होती है वो अत्यंत क्या होती है, छोटी होती है। अत्यंत छोटी होने के कारण जो किरणें होती हैं सरल रेखा में चलने की बजाय क्या होती हैं, किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाती हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सबको।